नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। चरम पर पहुंच चुके चुनावी घपरोल के बीच हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज से ठीक 4 दिन बाद उत्तराखंड के मतदाता देश की नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। इस तरह बीता सप्ताह सियासी रैलियों, चुनाव प्रचार और भाषण वीरों के नाम रहा। इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की एकमात्र स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड में प्रचार करने पहुंची। भाजपा की तरफ से और भी कई ज्ञात प्रदेशों के अल्पज्ञात सीएम भी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन उनके नाम गूगल को भी शायद ही याद हों, इसलिए यहां उन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मानकर बख्श देते हैं। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री सहित भाजपा नेताओं का भाषण मजबूत सरकार और विकास की शक्ल लिए राष्ट्रवाद, राम नाम के इर्द गिर्द बुने गए हिंदुत्व और विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रित रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस बार लोगों से किसी अलानी जी या फलानी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए वोट करने की अपील करती नजर आई। तो इस तरह प्रचार खत्म होते न होते भाजपा की स्टार बैटरी के मुकाबले कांग्रेस इस चुनाव को आम आदमी बनाम खास आदमी की लड़ाई में बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें खास आदमी वो है जो रंग बिरंगी पोशाक पहनने से लेकर भांति भांति के एडवेंचर आजमाते हुए देश के राजनीतिक विमर्श को बिग बॉस के शो में बदल चुका है, और आम आदमी वो है जो बिग बॉस के इस रंगमंच को ही सच मानते हुए खाली हाथ ताली बजाने की मशीन में बदल चुका है। ठीक यही कोशिश गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल पहले ही दिन से कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड आकर गणेश गोदियाल की लाइन पर ही मुहर लगाई है। अब करीब 1.5 महीने बाद 4 जून को ही पता चल पाएगा कि उत्तराखंड की जनता ने आखिर किस बात को ज्यादा तवज्जो दी। वैसे इन सब कोशिशों के बावजूद इस बार का लोकसभा चुनाव मतदाताओं के बीच कोई करंट पैदा नहीं कर पाया। इस तरह परंपरागत रूप से कम मतदान प्रतिशत वाले राज्य में अब सबकी नजर जीत हार के आंकड़ों से ज्यादा मतदान प्रतिशत पर जाने वाली है। स्वतंत्र विश्लेषक अनूप नौटियाल के अनुसार बीते 4 लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड का मत प्रतिशत हमेशा राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड का समाज अपने मुद्दों को लेकर अन्य समाजों के मुकाबले ज्यादा मुखर रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मुखरता मतदान के मामले में नजर क्यों नहीं आती। अनूप नौटियाल के अनुसार लो वोटिंग उत्तराखंड के लिए राजनीति के साथ ही एक सामाजिक मुद्दा भी है। बहरहाल आपके एक एक कीमती वोट को दर्ज करने के लिए कई जगह मतदान कर्मी कल यानी मंगलवार से ही पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। वो 3 दिन पैदल सफर कर आपके पास पहुंच रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं। बहरहाल इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस लोकसभा चुनाव में मुद्दों की बात भी कर लेते हैं। भाजपा के पक्ष में अब भी एकमात्र फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही नजर आता है। भाजपा के तमाम नेता केंद्र में फिर से सरकार बनाने से ज्यादा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व ही सब कुछ हो तो फिर सरकार की उपलब्धियों पर बात करना मजाक ही लगता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार की प्रमुख उपलब्धि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की चुनाव में अब उतनी ही चर्चा हो रही है जितनी सौरभ जोशी के ब्लॉग में किसी काम के मुद्दे पर होती है। हाँ, इस बीच एक अजूबा ये भी हुआ कि उत्तराखंड में अपार सफलता के बाद भाजपा ने यूसीसी को फिर से अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। सवाल ये भी है कि समान नागरिक संहिता जब केंद्र सरकार के स्तर से ही लागू होनी थी तो फिर अपने कतई हैंडसम और धाकड़ साहब ने इतनी मेहनत क्यों करवाई। जो करोड़ों रुपए राज्य सरकार ने यूसीसी की समिति में लगा दिए, उनसे पहाड़ के कई अस्पतालों की तस्वीर बदली जा सकती थी। लेकिन मूल सवाल तो वही है कि सरकार के लिए आखिर प्राथमिकता क्या है। अषाढ़ू को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना या जुम्मन को टाइट करने का नैरेटिव बनाना? जवाब आप लोग जानते ही हैं, इसलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मोदी लहर से मुकाबिल विपक्षी दलों के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में अब भर्ती परीक्षा लीक, अंकिता भंडारी हत्याकांड और सांसदों की परफॉर्मेंस की चर्चा सभी जगह होने लगी है। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए मजबूत भू कानून भी पहली बार एक गंभीर चुनावी विमर्श बनता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा के स्थानीय नेता तो हमेशा की तरह गोलमोल बातें करते नजर आए, लेकिन उनके राष्ट्रीय नेता भी भू कानून पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के स्थानीय नेता भी उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की खुलकर पैरवी कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि भू कानून के खिलाफ तराई और हरिद्वार में विरोध का जो बहाना बनाया जाता था, वो विरोध इन जिलों में तो इस बीच कहीं भी नजर नहीं आया। ये बात तो साफ है कि इन जिलों के किसानों के सामने भी अपनी जोतों को बचाने की उतनी ही बड़ी चुनौती है, इसलिए भू कानून का लाभ तो इन जिलों को भी मिलेगा ही। इधर टिहरी में बॉबी पवार भी भू कानून को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं।
बॉबी के ज्यादातर मुद्दे कोर आंदोलनकारियों के ही मुद्दे हैं। इस तरह भू कानून की इबारत भले ही राज्य सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटियों की फाइलों में दबी हो, लेकिन इसे उत्तराखंड की सियासी दीवार पर साफ साफ पढ़ा जा सकता है। प्लीज रीड केयरफुली। इधर इस बार प्रचार में जिम्मेदार नेताओं और ट्रोल गैंग की भाषा का अंतर भी पूरी तरह से मिटता नजर आ रहा है। कौन कितना बिलो द बेल्ट अटैक कर सकता है, बस यही कोशिश हो रही है। अब जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता भी बड़े बड़े वायदे नहीं करते, बल्कि साजिशन तैयार अफवाहों को आधिकारिक तौर पर फैलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर होता है। दोनों दलों के बीच प्रचार में एक अंतर यह भी रहा कि भाजपा ने जहां अपने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं की दर्जनों सभा करवाई, वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 ऐसी सभा करवा पाया, और ये दोनों भी प्रियंका गांधी के खाते में गई। इससे यह भी साबित हुआ कि राहुल गांधी की डिमांड अब प्रचार में भी नहीं रही, बल्कि कांग्रेस नेता चुनावी माहौल में उनसे उचित दूरी भी बनाने लगे हैं। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। वैसे इसका एक बड़ा कारण पैसा भी है, जिसकी भाजपा में कोई कमी नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा भाजपा ने ही सपोर्टे हैं, तो उनकी जनसभाओं में इसका असर भी दिख रहा है। फिर नेगी जी ने तो सालों पहले जीवन का यथार्थ बता ही दिया था कि टका छिंत टक टका और टका नि छिंत झकझका। इस हफ्ते गढ़वाल लोकसभा का चुनावी मुकाबला भी लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। गढ़वाल में फाइट बड़ी टाइट है की चर्चा अब और भी तेज हो चुकी है। मजे की बात है कि ये नैरेटिव खुद भाजपा के लोग ज्यादा बुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से सीएम इन वेटिंग आंके जा रहे अनिल बलूनी की राह में जैसे खुद उनके ही लोग कांटे बो रहे हैं। इस नारे के असर से अन्यथा आधे अधूरे मन से लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस में भी जोश नजर आ रहा है। इसी जोश के दम पर कांग्रेस यहां हर मुद्दे को लपक रही है। अब 11 अप्रैल को सतपुली के पास बरामद हुई शराब का मामला ही लीजिए। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने झट से इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया। स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर निर्वाचन और आबकारी विभाग ने जब मलेठी में स्थित बॉटलिंग प्लांट में छापा मारा, तो यहां आधा पौवा मिलाकर कुल 9,331 बोतलें बरामद हुई। कमाल की बात यह है कि उक्त शराब कंपनी के ब्रांड की भी नहीं है, ना ही मौके पर कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी मिल पाया, और तो और इस प्लांट के जरूरी लाइसेंस तक पूरे नहीं थे। तो अब तक ये जवाब भी नहीं मिल पाया है कि इस स्टॉक का पौवा प्रमुख कौन है और अचानक आई इस खेप को कहां खपाया जाना था। बहरहाल चुनावी खबरों के अलावा एक नज़र बीते हफ्ते की अन्य खबरों पर भी मार लेते हैं। उत्तराखंड में हजारों परिवारों की आजीविका का साधन चारधाम यात्रा में भी कपाट खुलने की तिथियां अब घोषित हो चुकी हैं। इसी के साथ इन पवित्र चारों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। इस बार गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर 10 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को। इधर सरकार से लेकर शासन प्रशासन अभी यात्रा की बजाय चुनावी तैयारियों में ही ज्यादा व्यस्त है। हम चुनाव दर चुनाव 4 धाम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और यहां उमड़ती रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को सक्सेस स्टोरीज के रूप में पेश किए जाते हुए तो देखते हैं, लेकिन ये काम कितने व्यवस्थित तरीके से या ये कहिए कि कितने सेंसिबल तरीके से होता है, इस पर हमेशा ही सवालिया निशान रहते हैं। 4 धाम यात्रा का चरम मुख्य तौर पर मई जून के महीने में ही होता है। पर्यटन विभाग के मुताबिक पिछले साल उत्तराखंड के चारों धामों में 54 लाख से अधिक यात्री आए थे। इसमें आधे से ज्यादा यात्री गर्मियों के इन्हीं 2 महीनों में आते हैं। इस तरह बेहद कम समय में इतनी भीड़ को संभालने के लिए उत्तराखंड के संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। यात्रा काल में मोहंड से माणा तक जाम की खबरें अब सामान्य हो चुकी हैं। इसलिए अब यात्रा के प्रचार से ज्यादा इसके प्रबंधन वाले पक्ष पर जोर दिए जाने की जरूरत है। इस हफ्ते एक बड़ी खबर हरिद्वार जिले में हुए पुलिस एनकाउंटर के रूप में भी सामने आई। बीती 28 मार्च को नानकमत्ता में डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब हरिद्वार पुलिस ने 9 अप्रैल को हत्या में शामिल आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया है। दैनिक जागरण की खबर के अनुसार करीब 15 साल बाद उत्तराखंड पुलिस के साथ एनकाउंटर में कोई बदमाश मारा गया है। इससे पहले साल 2009 में देहरादून में हुए चर्चित रणवीर एनकाउंटर में कई पुलिस कर्मियों के फंसने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने एनकाउंटर से हाथ खड़े कर लिए थे। इस मामले में निचले स्तर के कई पुलिस कर्मी जेल गए, उनका करियर बर्बाद हुआ और परिवार दरबदर। अलबत्ता किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई आंच नहीं आई। इस तरह एनकाउंटर यदि सही हो तो इसके सितारे अफसरान के कंधों पर सजते हैं, और यदि इसमें कुछ गड़बड़ हो तो जिम्मेदारी तय करने के लिए निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की गर्दन नाप दी जाती है। चुनावी गर्माहट के बीच उत्तराखंड की बहुमूल्य वन संपदा के जलने की खबरें भी आने लगी हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक इन दिनों जंगल के जंगल जल रहे हैं। अमर उजाला में 14 अप्रैल को प्रकाशित खबर के अनुसार साल 2023 में 12 अप्रैल तक जंगल में आग लगने की कुल 156 घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल इस तरह की कुल 214 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तराखंड में एक तरफ विकास कार्यों के लिए वन संपदा का कटान हो रहा है, दूसरी तरफ बची कुची वन संपदा हर साल जलने के लिए विवश है।
इस बार तो सर्दियों में बारिश कम होने से भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पूरे 2 महीने और हमारी वन संपदा इस परीक्षा से गुजरेगी। इस हफ्ते दिल दुखाने वाली एक खबर और आई जो उत्तराखंड के लोक संगीत की धुनों को भी उदास कर गई। कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा का गत 11 अप्रैल को महज 53 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। प्रहलाद मेहरा ने हर विधा के गीत गाए, लेकिन पहाड़ की नारी की व्यथा उनके गीतों की मुख्य विषय वस्तु रही। पप्पू कार्की के बाद प्रहलाद दा के रूप में उत्तराखंड के लोक संगीत ने बहुत कम उम्र के 2 प्रतिभाशाली गायकों को खो दिया। पप्पू कार्की की तरह प्रहलाद दा के गीत भी उन्हें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा। आपको ये पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव या सूचना हो तो आप इस मेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। अगले एक्स्ट्रा कवर तक पहले चरण के मतदान हो चुके होंगे, जिसमें उत्तराखंड की सभी सीटें शामिल हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने विवेकानुसार जो भी प्रत्याशी आपको सबसे उचित लगे उसे वोट दें, और हर हाल में वोट देने जरूर जाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।